जो हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसको फॉर्म करने का जो पूरा प्रोसेस था वो इंडिपेंडेंस से कई साल पहले ही शुरू हो गया था। इंडिपेंडेंस से पहले कुछ सीरीज ऑफ इवेंट्स हुए थे जिनकी वजह से हमें हमारा खुद का कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में मिला। ये सीरीज ऑफ इवेंट्स शुरू हुए थे 1934 से, जब एम एन रॉय ने पहली बार इंडिया का खुद का कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करने की डिमांड रखी थी। 1934 से पहले इंडिया की किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या फिर इंडिविजुअल ने इंडिया के अपने खुद के कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की डिमांड नहीं रखी थी। अब 1934 के बाद अगले साल ही यानी कि 1935 में कांग्रेस एम एन रॉय की कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट करने की डिमांड को एक कदम आगे लेकर गई और एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म करने की डिमांड रखी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बेसिकली लेजिस्लेचर की तरह ही एक बॉडी होती है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है। अगर हमें इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करना है तो सबसे पहले एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म करनी पड़ेगी और कांग्रेस ने पहली बार ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फॉर्म करने की डिमांड रखी 1935 में। इसके 3 साल बाद जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में एक डिक्लेरेशन इशू किया जिसमें यह मेंशन था कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म होगा वो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा बनाया जाएगा। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स कौन कौन होंगे ये इलेक्शन के थ्रू डिसाइड होगा और इन इलेक्शंस में एडल्ट फ्रेंचाइज फॉलो किया जाएगा। एडल्ट फ्रेंचाइज मींस कि जो इंडियंस एडल्ट्स की एज ब्रैकेट में आते हैं वो सब इन इलेक्शंस में वोट कर सकते हैं। इसके अलावा इस डिक्लेरेशन में ये भी मेंशन किया गया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंडिपेंडेंट मैनर में इस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करेगी, यानी कि बिना किसी आउटसाइड प्रेशर या इन्फ्लुएंस के। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड इंडिया की पार्टीज और पर्सनालिटीज कर रही थी, इस डिमांड को ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा एक्सेप्ट किया गया था 1940 में अगस्त ऑफर में। अब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किस तरह की होगी, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा एक्सेट्रा, इन सब पर स्टैनफोर्ड क्रिप्स जो कि ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर थे, इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के बिहाफ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के स्ट्रक्चर, पावर्स एक्सेट्रा से रिलेटेड एक प्रपोजल इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज और पर्सनालिटीज से शेयर किया। लेकिन इस प्रपोजल को मुस्लिम लीग के मेंबर्स ने रिजेक्ट कर दिया बिकॉज क्रिप्स के प्रपोजल में एक ही कंबाइंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात रखी गई थी, लेकिन मुस्लिम लीग चाहती थी 2 अलग कंट्रीज इंडिया और पाकिस्तान विद देयर ओन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज। क्रिप्स मिशन फेल हो गया अपनी डिमांड एक्सेप्ट करवाने में। क्रिप्स मिशन के बाद इंडिया में आया कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन ने भी क्रिप्स की तरह ही मुस्लिम लीग की 2 सेपरेट नेशंस की डिमांड को रिजेक्ट किया और एक नई स्कीम प्रेजेंट करी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फॉर्मेशन से रिलेटेड। लेकिन मुस्लिम लीग ने इस बार कैबिनेट मिशन प्लान को एक्सेप्ट किया और एज अ रिजल्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फॉर्मेशन हुई अकॉर्डिंग टू द कैबिनेट मिशन प्लान। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुई थी नवंबर 1946 में। और अगर हम इसकी कॉम्पोजिशन देखें, यानी कि इसमें कौन और कितने मेंबर्स थे, इन मेंबर्स का सिलेक्शन कैसे हुआ था एक्सेट्रा, तो जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वो थे 389, यानी कि टोटल सीट्स थी 389। इन 389 सीट्स में से 292 सीट्स अलॉट करी गई थी ब्रिटिश राज की डायरेक्ट कंट्रोल के अंडर जो प्रोविंसेस थे, जो कि टोटल 11 प्रोविंसेस थे उन्हें। इन प्रोविंसेस में आते थे पंजाब, बॉम्बे, बंगाल, मद्रास एक्सेट्रा। इन प्रोविंसेस को गवर्नर्स प्रोविंसेस भी बोलते थे क्योंकि हर एक प्रोविंस का अपना एक गवर्नर होता था जो कि उस प्रोविंस के एडमिनिस्ट्रेशन को हैंडल करता था। इन 292 सीट्स के अलावा 4 और सीट्स थी जो कि अलॉट करी गई थी 4 चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस को। ये चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस भी डायरेक्टली ब्रिटिश राज के अंडर ही आते थे। ये होगी इन टोटल 296 सीट्स जो कि अलॉट करी गई थी ब्रिटिश राज के गवर्नर्स और चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस को। इसके अलावा 389 सीट्स में से बाकी बच गई 93 सीट्स जो कि अलॉट करी गई थी प्रिंसली स्टेट्स को। ये प्रिंसली स्टेट्स एक तरह से सेमी ऑटोनॉमस थे, यानी कि ब्रिटिश के डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं थे बल्कि इनडायरेक्ट कंट्रोल में थे। इन प्रिंसली स्टेट्स के एग्जांपल्स में थे पटियाला, हैदराबाद एक्सेट्रा। इन स्टेट्स को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टोटल 93 सीट्स अलॉट करी गई थी। अब टोटल सीट्स का तो अलॉटमेंट हो गया बिटवीन प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स, लेकिन किस प्रोविंस या प्रिंसली स्टेट्स को कितनी सीट्स मिलेंगी? जैसे कि सभी प्रिंसली स्टेट्स मिलाकर 93 सीट्स अलॉट हुई थी, लेकिन इन 93 सीट्स में से हैदराबाद स्टेट को कितनी सीट्स मिलेंगी या फिर जूनागढ़ को कितनी सीट्स मिलेंगी, ये किस बेसिस पर डिसाइड हुआ? इंडिविजुअल प्रोविंसेस या प्रिंसली स्टेट्स को सीट्स अलॉट करी गई थी ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन। एक प्रिंसली स्टेट या फिर प्रोविंस की जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उसे उतनी ज्यादा सीट्स मिलेंगी। कुछ इस तरह से सीट्स का अलॉटमेंट किया गया। अब जहां तक गवर्नर्स प्रोविंसेस की बात है, जिन्हें टोटल 292 सीट्स अलॉट करी गई थी, यहां पर इन सीट्स को डिवाइड किया गया था 3 कम्युनिटीज में, मुस्लिम्स, सिख्स एंड जनरल। जनरल कैटेगरी में मुस्लिम्स और सिख्स के अलावा बाकी सभी कम्युनिटीज आती थी। जो सीट्स मुस्लिम को असाइन करी गई थी उन सीट से मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव ही आएंगे। ऐसे ही जो सीट्स सिख्स को असाइन करी गई थी उन सीट्स पर सिख कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स ही आएंगे। और इसी तरह से जनरल कैटेगरी में भी मुस्लिम्स और सिख्स को छोड़कर बाकी कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट किए जाएंगे। लेकिन ये जो मुस्लिम्स, सिख्स और जनरल कैटेगरी के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इनका इलेक्शन कैसे होगा और इन इलेक्शन में कौन वोटिंग करेगा? वेल, यहाँ पर 3 चीजें हैं बताने वाली। पहली तो ये कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सीट्स के लिए जो इलेक्शंस है,
इन इलेक्शंस में वोटिंग पब्लिक नहीं करेगी बल्कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स करेंगे। हर गवर्नर्स प्रोविंस की अपनी खुद की प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली थी और इस असेंबली में जो मेंबर्स थे जो कि पब्लिक की डायरेक्ट वोटिंग के थ्रू लेजिस्लेटिव असेंबली में इलेक्ट होकर आए थे, ये लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स को वोटिंग करनी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सीट्स के इलेक्शन के लिए। लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सीट्स के लिए जो ये इलेक्शंस होंगे, इन इलेक्शंस में फाइट कौन करेगा, यानी कि इन इलेक्शंस में कैंडिडेट्स कौन होंगे? वेल, जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हैं, इन मेंबर्स में से ही कुछ मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शंस के लिए फाइट करेंगे और इन इलेक्शंस में वोटिंग भी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स ही करेंगे। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज पंजाब का जो प्रोविंस था जिसको ब्रिटिश डायरेक्टली रूल कर रहे थे, उस प्रोविंस की एक प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली थी जिसका काम था उस प्रोविंस के लिए लॉज बनाना। अब पंजाब की इस प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स थे वो इलेक्ट होकर आए थे और इन्हें इलेक्ट किया था पंजाब की पब्लिक ने वोट करके, यानी कि डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू। अब पंजाब प्रोविंस को कुछ सीट्स अलॉट करी गई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में और इन सीट्स के लिए इलेक्शंस हुए। इन इलेक्शंस में जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें से कुछ मेंबर्स एज कैंडिडेट्स खड़े हुए और इलेक्शंस फाइट किए और इन इलेक्शंस में वोटिंग किसने करी? प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स ने। सो ये तो हो गया कि कौन इन इलेक्शंस में खड़ा होगा और किसने इन इलेक्शंस में वोटिंग करी। सेकंड इज कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो सीट्स अलॉट करी गई थी ब्रिटिश गवर्नर्स प्रोविंसेस को, इन सीट्स को डिवाइड किया गया था 3 कैटेगरीज में, मुस्लिम्स, सिख्स और जनरल। जैसे कि पंजाब की लेजिस्लेटिव असेंबली को 30 सीट्स अलॉट हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। अब इन 30 सीट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। कुछ सीट्स मुस्लिम्स के लिए रिजर्व थी, कुछ सिख्स के लिए और बाकी बची सीट्स जनरल के लिए, जिसमें हिंदूज, क्रिश्चियंस और बाकी रिमेनिंग कम्युनिटीज आती थी। और इन सीट्स का डिवीजन इन 3 कैटेगरी में किस बेसिस पर किया गया? ये किया गया ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन ऑफ दीज कम्युनिटीज इन दैट पर्टिकुलर प्रोविंस। यानी कि सपोज पंजाब प्रोविंस में मुस्लिम पॉपुलेशन अगर 50% है तो फिर मुस्लिम कैटेगरी के लिए जो सीट्स रिजर्व होंगी वो भी 50% होंगी, यानी कि 15 सीट्स। अब जो सीट्स मुस्लिम कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व थी, इन सीट्स पर लेजिस्लेटिव असेंबली के सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट्स ही इलेक्शन लड़ सकते थे और साथ ही में इन सीट्स के लिए वोटिंग भी सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली के सिर्फ मुस्लिम मेंबर्स ही कर सकते थे। और ऐसे ही जो सीट्स सिख्स को अलॉट करी गई थी, उन सीट्स पर लेजिस्लेटिव असेंबली के सिर्फ सिख मेंबर ही इलेक्शन फाइट कर सकते थे और इन सीट्स के लिए वोटिंग भी लेजिस्लेटिव असेंबली के सिर्फ सिख मेंबर्स ही कर सकते थे। यानी कि देयर विल बी डिवीजन ऑफ सीट्स बिटवीन दीज 3 कैटेगरीज एंड दिस डिवीजन विल बी बेस्ड ऑन रेस्पेक्टिव पॉपुलेशन ऑफ ईच कैटेगरी इन द प्रोविंस। ऑन दीज रिजर्व्ड सीट्स ओनली द कैंडिडेट ऑफ दैट पर्टिकुलर कैटेगरी or community can fight election and representatives of each category will be elected by members of the same community or category in the provincial legislative assembly। ठीक है, दिस इज द सेकंड पॉइंट। अब तीसरी चीज ये है कि ये जो वोटिंग होगी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शंस के लिए, इसमें जो वोटिंग का मेथड होगा वो होगा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट इंस्टेड ऑफ फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। ये मेथड आज भी प्रेजेंट के इलेक्शन में यूज होता है। सो ये तो हो गया ब्रिटिश गवर्नर्स प्रोविंसेस में इलेक्शन की बात। अब जो सीट्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में प्रिंसली स्टेट्स को अलॉट करी गई थी, वो सीट्स भी पॉपुलेशन के बेसिस पर प्रिंसली स्टेट्स में डिवाइडेड थी और इन सीट्स के लिए कोई इलेक्शन कंडक्ट नहीं होगा, बल्कि प्रिंसली स्टेट्स के हेड इन सीट्स पर अपने रिप्रेजेंटेटिव्स नॉमिनेट करेंगे। जैसे कि पटियाला प्रिंसली स्टेट को अगर सपोज 2 सीट्स अलॉट हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तब पटियाला स्टेट के किंग कोई 2 रिप्रेजेंटेटिव्स नॉमिनेट करेंगे जो कि पटियाला को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रिप्रेजेंट करेंगे। सो हम ये कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पार्टली इलेक्टेड और पार्टली नॉमिनेटेड थी, क्योंकि प्रोविंसेस के रिप्रेजेंटेटिव्स इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू आए थे और प्रिंसली स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स नॉमिनेशन के थ्रू। अब जहां तक ब्रिटिश प्रोविंसेस में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की 296 सीट्स के लिए इलेक्शन की बात है, तो ये इलेक्शन जुलाई और अगस्त ऑफ 1946 में कंडक्ट किया गया था और इन इलेक्शंस में दोनों कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट किया था। इन इलेक्शंस में कांग्रेस को 208 सीट्स मिली थी और मुस्लिम लीग को 73 सीट्स मिली थी और बाकी बची 15 सीट्स और पार्टीज या फिर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को मिली थी। और जहां तक प्रिंसली स्टेट्स की बात है, तो सभी प्रिंसली स्टेट्स ने पहले तो ये डिसाइड किया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अपने रिप्रेजेंटेटिव्स ना भेजने का, क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स सोवरेन और इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे इंस्टेड ऑफ बिकमिंग पार्ट ऑफ इंडिया। लेकिन जब जून 3 प्लान ऑफ 1947, जिसको माउंटबेटन प्लान भी बोला जाता है, जब ये प्लान एक्सेप्ट हुआ था, तो फिर ये बात क्लियर हो गई थी कि इंडिया और पाकिस्तान 2 कंट्रीज बनेंगे और प्रिंसली स्टेट्स को इन दोनों कंट्रीज में से एक कंट्री को ज्वाइन करना है। तब जाके प्रिंसली स्टेट्स ने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज में भेजे। सो इस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फॉर्मेशन हुई। यहाँ एक बात नोटिस करने वाली ये है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को इंडिया के लोगों ने डायरेक्टली अडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पर इलेक्ट नहीं किया था, क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स नॉमिनेटेड थे और बाकी कैंडिडेट्स इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे। लेकिन फिर भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हमारी सोसाइटी के सभी सेक्शंस रिप्रेजेंटेड थे, सभी रिलीजन्स, सभी कास्ट और दोनों जेंडर्स रिप्रेजेंटेड थे। और साथ ही में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हमारे देश की सभी मेजर पर्सनालिटीज भी इंक्लूडेड थी एक्सेप्ट फॉर महात्मा गांधी। अब देखते हैं वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग दिसंबर 9, 1946 को हुई थी
इस मीटिंग को मुस्लिम लीग के रिप्रेजेंटेटिव्स ने बॉयकॉट किया था क्योंकि वो उस टाइम पर डिमांड कर रहे थे एक सेपरेट स्टेट फॉर पाकिस्तान, एंड साथ ही जैसा मैंने आपको बताया सभी प्रिंसली स्टेट्स ने अपने नॉमिनीज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नहीं भेजे थे। एज अ रिजल्ट फर्स्ट मीटिंग को सिर्फ 207 मेंबर्स ने ही अटेंड किया था। इस मीटिंग में सचिदानंद सिन्हा को, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ओल्डेस्ट मेंबर थे, इन्हें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का टेम्परेरी चेयरमैन इलेक्ट किया गया था। लेकिन 2 दिन बाद 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का परमानेंट चेयरमैन इलेक्ट किया गया था। बाद में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 2 वाइस चेयरमैन भी इलेक्ट किए गए थे। पहले थे HC मुखर्जी और दूसरे थे VT कृष्णमाचारी। सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एक प्रेसिडेंट था और 2 वाइस प्रेसिडेंट थे। अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एक रेजोल्यूशन या फिर डॉक्यूमेंट था जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में दिसंबर 13, 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। इस डॉक्यूमेंट में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी और फंडामेंटल्स प्रेजेंटेड थे। इस डॉक्यूमेंट के मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ। इनमें पहला तो ये है कि इंडिया विल बी एन इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक। इंडिया एक इंडिपेंडेंट और सॉवरेन कंट्री होगा, यानी कि इंडिया को कोई एक्सटर्नल एंटिटी या कंट्री रूल नहीं करेगा। और साथ में इंडिया एक रिपब्लिक भी होगा। रिपब्लिक मीन्स जहां का हेड ऑफ स्टेट इलेक्टेड होता है। इंडिया का हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट है और प्रेसिडेंट को इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज कि इंडिया में वो सभी टेरिटरीज जो कि ब्रिटिश इंडिया का पार्ट है वो आएंगी। साथ ही जो टेरिटरीज इंडिया के प्रिंसली स्टेट्स का पार्ट है वो इंक्लूडेड होंगी। और साथ ही कोई ऐसी टेरिटरी जो कि इंडिया को ज्वाइन करना चाहती है वो भी इंक्लूडेड होगी और इंडिया इन सब टेरिटरीज का यूनियन होगा। नेक्स्ट इज कि इंडिया में सभी पावर और अथॉरिटी इंडिया की पब्लिक के पास होगी और इंडिया के लोगों से ही ये पावर और अथॉरिटी डिराइव करी जाएगी। इंडिया के लोगों को 3 चीजें गारंटी और सिक्योर करी जाएंगी: जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एज वेल एज इक्वालिटी बिफोर लॉ, और साथ ही फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, वोकेशन, एसोसिएशन एंड एक्शन। बट दिस फ्रीडम विल बी सब्जेक्टेड टू लॉ एंड पब्लिक मोरालिटी। ये एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड करने के अलावा इंडिया में सेफगार्ड्स भी प्रोवाइड करे जाएंगे फॉर माइनॉरिटीज, बैकवर्ड एंड ट्राइबल एरियाज एंड डिप्रेस्ड एंड अदर बैकवर्ड एरियाज। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के। ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किया था जैन 22, 1947 को, और इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का इम्पैक्ट हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता है। इनफैक्ट हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का ही एक मॉडिफाइड वर्जन है। अब देखते हैं कुछ चेंजेस जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड हुए थे बाय इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट। इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा पास किया गया था और इस एक्ट के थ्रू इंडिया को पावर ट्रांसफर करी गई थी। इस एक्ट में ये मेंशन था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इस एक्ट के पास होने के बाद पूरी तरह से एक सॉवरेन या फिर इंडिपेंडेंट बॉडी होगी, एंड एज एन इंडिपेंडेंट बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैन फ्रेम एनी काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। साथ ही में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने के अलावा इंडिपेंडेंट इंडिया के लॉज भी फॉर्म करेगी, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक लेजिस्लेटिव बॉडी या फिर पार्लियामेंट के तौर पर भी काम करेगी। सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 2 फंक्शंस होंगे, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करना और दूसरा है लॉज बनाना। सो इन दिस वे द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिकेम फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ फ्री इंडिया। ये जो दोनों फंक्शंस हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना और लॉज बनाना, ये दोनों फंक्शंस सेपरेट डेज पर कंडक्ट किए जाते थे। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करने का काम करती थी तब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेट एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी और इसको चेयर करते थे राजेंद्र प्रसाद। और जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लॉज बनाने का काम करती थी, यानी कि एज अ लेजिस्लेटिव बॉडी मिलती थी, तब इसे चेयर करते थे GV मामलांकर। इन दोनों फंक्शंस में से जो कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करने का फंक्शन था वो नवंबर 26, 1949 तक चला, यानी कि नवंबर 26, 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन फाइनली बन के रेडी हो गया था। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने और लॉज बनाने के अलावा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कुछ और इंपॉर्टेंट टास्क परफॉर्म किए, जिनमें आते थे 1949 में कॉमनवेल्थ ग्रुप में इंडिया की मेंबरशिप को राटिफाई करना, जुलाई 22, 1947 को नेशनल फ्लैग अडॉप्ट करना, जैन 24, 1950 को नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग अडॉप्ट करना, और इसी दिन राजेंद्र प्रसाद को इंडिया का फर्स्ट प्रेसिडेंट डिक्लेयर करना। 1946 से लेकर जैन 24, 1950 तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 11 सेशंस हुए थे और कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करने के लिए करीब 60 कॉन्स्टिट्यूशंस को रेफर किया गया था। जैन 24, 1950 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का लास्ट सेशन था, लेकिन इसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज ए लेजिस्लेटिव बॉडी या फिर प्रोविंशियल पार्लियामेंट के रूप में मिलती थी और ये चलता रहा 1951-52 के इलेक्शंस तक, जब हमारे देश की फर्स्ट इलेक्टेड पार्लियामेंट फॉर्म हुई थी। नाउ नेक्स्ट थिंग इज कमिटीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के टास्क को एक बेटर वे में हैंडल करने के लिए 8 मेजर कमिटीज बनाई और हर कमेटी को एक स्पेसिफिक टास्क दिया गया। ये 8 मेजर कमिटीज थी: यूनियन पावर कमेटी, जिसको चेयर कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू; यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, ये भी नेहरू के अंडर ही थी; ड्राफ्टिंग कमेटी अंडर BR अम्बेडकर; प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी अंडर सरदार पटेल; स्टीयरिंग कमेटी अंडर राजेंद्र प्रसाद; स्टेट्स कमेटी या फिर कमेटी फॉर नेगोशिएटिंग विद स्टेट्स अंडर जवाहरलाल नेहरू;
रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी अंडर राजेंद्र प्रसाद और एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज अंडर सरदार पटेल। इस कमेटी में 5 सब कमेटीज थी। फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी अंडर जीवी कृपलानी, माइनॉरिटी सब कमेटी अंडर एच सी मुखर्जी, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज एंड असम एक्सक्लूडेड एंड पार्शली एक्सक्लूडेड एरियाज सब कमेटी अंडर गोपीनाथ बरदोलोई, excluded and partially excluded areas other than those in Assam subcommittee under A.V. Thakkar and Northwest Frontier Tribal Areas Committee। इन 8 मेजर कमेटीज में से सबसे इंपॉर्टेंट थी ड्राफ्टिंग कमेटी, क्योंकि इस कमेटी को टास्क दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने का। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था नवंबर 26, 1949 को। नवंबर 26 की डेट को इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रियम्बल था, 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल्स थे। जो प्रियम्बल था ये फॉर्म किया गया था पूरे कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करने के बाद, और प्रियम्बल में पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की समरी थी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजंस नवंबर 26, 1949 को ही इंप्लीमेंट या फिर एनफोर्स हो गए थे, जैसे कि सिटीजनशिप या इलेक्शंस या फिर प्रोविजनल पार्लियामेंट से रिलेटेड प्रोविजंस। लेकिन ज्यादातर प्रोविजंस एनफोर्स हुए थे जनवरी 26, 1950 को, और इस वजह से जनवरी 26, 1950 को रेफर किया जाता है एज द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि वो दिन जब कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स हुआ था। जनवरी 26, 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंस होते ही इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रिपील हो गए थे, और इन दोनों एक्ट्स को रिप्लेस किया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस ने। कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करने का मेजर क्रेडिट जाता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को, जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन थे। डॉक्टर अम्बेडकर को फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और साथ ही चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कई आर्गुमेंट्स के बेसिस पर क्रिटिसाइज किया गया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के क्रिटिसिज्म में आता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक डायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी नहीं थी। इससे हमारे देश की पब्लिक ने डायरेक्टली इलेक्ट नहीं किया था, बल्कि इस बॉडी के मेंबर्स या तो इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे या फिर नॉमिनेटेड थे। दूसरा क्रिटिसिज्म कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का ये है कि ये बॉडी एक सोवरेन बॉडी नहीं थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन हुआ था ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रपोजल के द्वारा। साथ ही में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपने सेशंस होल्ड करती थी आफ्टर गेटिंग परमिशन फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट। थर्ड क्रिटिसिज्म ये था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बहुत ज्यादा टाइम लिया था कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करने के लिए। जहां हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को 2 साल से ज्यादा लगे थे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, वहीं यूएस की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने सिर्फ 4 महीने में ही कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया था। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म ये है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को डोमिनेट कर रही थी कांग्रेस, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ज्यादातर मेंबर्स कांग्रेस का पार्ट थे। सो दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पॉलिटिकली बहुत ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म ये था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ज्यादातर मेंबर्स या तो लॉयर्स थे या फिर पॉलिटिशियंस। सो डाइवर्स प्रोफेशंस और एक्सपर्टीज हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रिप्रेजेंटेड नहीं थी। और लास्ट क्रिटिसिज्म ये है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ज्यादातर मेंबर्स एक ही रिलीजन के थे, जो कि था हिंदुइज्म। बाकी रिलीजन्स रिलेटिवली लेस रिप्रेजेंटेड थे। अब क्रिटिसिज्म के बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड देखते हैं। एलिफेंट्स को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सिंबल या फिर सील के तौर पर अडॉप्ट किया गया था। बी.एन. राव को अपॉइंट किया गया था एज कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। H.V.R. अयंगर को सेक्रेटरी टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपॉइंट किया गया था। S.N. मुखर्जी हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में चीफ ड्राफ्ट्समैन थे। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में मेजर रोल प्ले किया था। नेक्स्ट प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कैलीग्राफर थे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जब फॉर्म हुआ था तो वो हैंड रिटन था और इसे प्रेम बिहारी रायजादा ने ही लिखा था। अब देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की हिंदी ट्रांसलेशन से रिलेटेड एस्पेक्ट को। ओरिजिनली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश में फॉर्म किया गया था, और कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था फॉर ट्रांसलेटिंग कॉन्स्टिट्यूशन इनटू हिंदी लैंग्वेज। लेकिन 58 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 1987 में आया था, इसके द्वारा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 394A इंसर्ट किया गया था, जिसमें यह मेंशन था कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपनी अथॉरिटी का यूज करके कॉन्स्टिट्यूशन की हिंदी ट्रांसलेशन पब्लिक करवा सकते हैं, और साथ में सभी अमेंडमेंट्स की हिंदी ट्रांसलेशन भी। सो ये था मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का टॉपिक। आई होप यू लाइक द वीडियो। फॉलो फॉर मोर।